सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 1990 में हुआ कश्मीरी पंडितों का नरसंहार टाला जा सकता था? क्या कश्मीर घाटी में 1990 में हुआ कश्मीरी पंडितों का पलायन रुक सकता था? क्या क्रूरता की कश्मीर फाइल्स बनने से बच सकती थी? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में आज ये बहुत बड़ा सवाल। सोचिए, आखिर क्या वजह थी कि कई दिनों तक अखबार में विज्ञापन देकर खुलेआम हिंदुओं को धमकियां दी गई, सरकार धृतराष्ट्र बनी रही, कश्मीर की गली गली में हिंदू विरोधी पोस्टर चिपकाए गए, लेकिन प्रशासन तमाशा देखता रहा। अचानक कैसे पुलिस गायब हो गई? कोई साजिश थी? कोई प्रयोग था? प्रशासन ध्वस्त हो गया? अचानक ऐसा क्या हुआ? सुरक्षा एजेंसियां बताती रही कि कट्टरपंथी और आतंकवादी हिंदुओं के हिटलिस्ट बना रहे हैं। 19 जनवरी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन तत्कालीन अब्दुल्ला सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि एक दिन पहले 18 तारीख को वो इस्तीफा देकर लंदन चले गए। फारूक अब्दुल्ला मस्जिदों से हिंदू विरोधी नारे लगाते रहे। अब्दुल्ला सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप जानते हैं सवाल किसने उठाए? इन आरोपों पर सबसे बड़ा दावा जिन्होंने किया, कश्मीर के पूर्व नौकरशाह फारूक रेंजू शाह। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा जो एग्जोडस हुआ, ये जो नरसंहार हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, इसको एक तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने इसको फेलिसिटेट किया। ये सब उनकी वजह से हुआ। कश्मीरी पंडित भी फारूक अब्दुल्ला को विलन नंबर 1 मानते हैं। कश्मीरी पंडितों का सवाल है, बहुत ध्यान से सवाल सुनिएगा। मेरे साथ फारूक रेंजू शाह भी जुड़ गए, लेकिन सवाल क्या है उनको पहले हम बताएंगे। फारूक अब्दुल्ला 18 जनवरी 1990 को अचानक से इस्तीफा उन्होंने क्यों दे दिया? 19 जनवरी को यह सब नरसंहार हुआ, ठीक एक दिन पहले 18 जनवरी को उन्होंने अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया? फारूक अब्दुल्ला ने 1989 में आतंकवादियों को क्यों छोड़ा? 70 आतंकवादियों को छोड़ा गया था 1989 में। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, फारूक अब्दुल्ला ने 15 अगस्त 1989 को कश्मीर जलाने वाला बयान क्यों दिया कि जैसे सेना ने बटमालू जलाया वैसे यहां पर जलने वाला है, निकल लो? ये सब क्यों? फारूक अब्दुल्ला ने जब कश्मीर जलने लगा तब फारूक लंदन क्यों भागे? फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में बिगड़ते हालात पर सेना की मदद क्यों नहीं मांगी? फारूक अब्दुल्ला ने अखबारों में खुलेआम हिंदुओं की धमकी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? फारूक अब्दुल्ला ने मस्जिदों से खुलेआम हिंदू विरोधी ऐलान होने पर भी किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की? उल्टा इस्तीफा देकर क्यों चले गए 18 तारीख को? मेरे साथ फारूक रेंजू शाह साहब खुद लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व नौकरशाह हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है। लाइव है मेरे साथ फारूक रेंजू शाह। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले फारूक रेंजू और मेरे साथ इरफान हाफिज लोन और साथ ही मेरे साथ अशोक पंडित भी जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले फारूक रेंजू जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आपकी बातों से मैं ये मतलब निकालूं कि फारूक अब्दुल्ला ने ये सब जेनोसाइड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल, वो चाहते तो टल सकता था ये सब कुछ जो हुआ 19 जनवरी को? देखिए, आपने बहुत अच्छा, ये इंटरव्यू था मेरा ANN पर, जिसपे कश्मीर फाइल के अग्नोत्री साहब ने भी बड़े कुछ कमेंट्स भी लिखे थे। मैं, क्योंकि ये जो कश्मीर फाइल आई, थोड़ा सा एक अजीब सा परसेप्शन हो गया कि एज इफ सारे कश्मीरी मुसलमान जिम्मेदार है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को रेप किया, कश्मीरी पंडितों को भगाया, कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादतियां की। तो ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि ये मुहर्रिकात अचानक नहीं बनते हैं। ये मुहर्रिकात के पीछे बहुत बड़े फोर्सेस काम करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे, अचानक जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की डेथ हो गई, अचानक उनके घर में फ्यूड हो गया। सन और सन इन लॉ में, सन खुद बनना चाहता चीफ मिनिस्टर, सन इन लॉ बनना चाहता था, लड़ाइयाँ हो गई। और फिर इसमें एक क्रिमिनल फ्रेंजी का एलिमेंट आप खुद देखें और रिसर्च करें, आप बड़े रिसर्च वाले हैं, कि एक शख्स ने कहा कि मैं जनाब वहाँ जम्मू में सेक्रेटेरिएट में मस्जिद बनाऊंगा, सेक्रेटेरिएट को मस्जिद में तब्दील करूंगा। तो ये अजीब गरीब पॉइंट था, क्योंकि कश्मीरी यहाँ से क्या जाएं जम्मू में और जम्मू के सेक्रेटेरिएट में वो जामिया मस्जिद बनाए। तो जब ऐसे फ्रेंजी हुई और आपने देखा कुछ वहाँ पे इस सिचुएशन में मंदिरों पे भी अटैक्स हुए 84-85 में, मुहर्रिकात बढ़ते रहे। और उसमें एक बयान आपके सामने है, जब 15 अगस्त 1980 जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, और जो एक 15 अगस्त को सुनाया गया, एक तरफ से झंडा हिंदुस्तान का अनफर्ल हो रहा था
उसका, लेकिन तकरीर ये थी कि जैसे आर्मी ने, हिंदुस्तान आर्मी ने ये जला दिया, बटमालू जला दिया 1965 में, एक एक शहर जलाया जाएगा, एक एक गांव जलाया जाएगा। जब ये साइकोलॉजिकल एक मुस्लिम मेजॉरिटी जो 50-60 लाख लोगों की कश्मीर में, उनको ये फीड किया गया, तो वो भी वो साइकोलॉजिकली एक अजीब सिचुएशन हुई 89 से। और दूसरा जो जनरल वैद, जो डायरेक्टर जनरल पुलिस, तो मुझे भी ये अखबारों में ही और आपकी चैनल के जरिए सुनने का मौका मिला कि जनरल एक्स डायरेक्टर जनरल कहता है कि 89 में ही 70 ट्रेन मिलिटेंट थ्रू पॉलिटिकल पैटर्नेज वहां से निकाले गए, लॉक अप से लॉक अप के रास्ते आए और कश्मीर में स्नीक इन हो गए। तो इसका मतलब है उनको एक गवर्नमेंट का कॉरिडोर मिला लोगों में जाने का, और टिप्पू मारे गए, ये ना कश्मीरी पंडितों के वो लीडर थे, लेकिन उस पे तो उसी वक्त एक जबरदस्त हरकत में आनी चाहिए थी, नहीं आई। और उसके बाद अखबारों में अलसफा, जिसको एक कंट्रोल कर रहा था एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर बाद में पार्लियामेंट मेंबर बन गया, जिसने वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिराई और खुद सिर्फ उसको 98,000 वोट आए थे, 1% वोट पे वो जीता था। तो 96 में वो ये ना जो लोग एमएलए बने लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो 100 वोटों पे बने, 50 वोटों पे बने, 98 वोटों पे बने। और एक बात मैं देवगन साहब आपको बोलूं, और दूसरे पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं, आज आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है, लोग भाग रहे हैं और अपना घर बार छोड़ के भाग रहे हैं, सिक्योर है, कुछ है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की एक लेजिस्लेचर लगाएंगे कि जो बाग है इनकी प्रॉपर्टी खरीदो, लीगलाइज करो, औने पौने दामों में खरीदो, अगर 1 करोड़ की है 100 रुपये में खरीदो? क्या ऐसा लेजिस्लेशन ज़ेलेंस्की निकाल सकते हैं? लेकिन कश्मीर में हुआ, कश्मीर में 96 के इमीडिएटली बाद एक लेजिस्लेशन निकाली गई कि कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी खरीद सकता है। तो उससे क्या हो गया, कश्मीरी पंडितों को निकालने का एक जो प्लान था उसमें 2 चीजें हो गई, एक तो कश्मीरी मुसलमान मेजॉरिटी बदनाम, और दूसरे कश्मीरी पंडित। फारूक साहब एक सवाल है मेरा, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए, एक सवाल है मेरा, अगर आप मुझे इजाजत दें। भाई कश्मीर की हो गई। एक सवाल है मेरा फारूक साहब, आपने बोला ये पूरा प्लान था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, ये बड़ा खुलासा है। फारूक आप कह रहे हैं सर ये पूरा प्लान था, 19 जनवरी से एक दिन पहले उन्होंने, मैं सवाल पूछ रहा हूं, 19 जनवरी से एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया फारूक अब्दुल्ला ने, 1989 में 70 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया। आपने ये भी बताया कि रुबैया सईद जो गृह मंत्री की बेटी का जो एब्डक्शन हुआ वो भी कुछ स्टेज्ड था क्या, जिसके बदले आतंकवादियों को छोड़ा गया? ये और विस्फोटक खुलासा है। देखिए, जब मैं जवाब दूं? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं जवाब दूं। हाँ देखिए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ही मॉर्निंग में जम्मू में एक बयान दिया महबूबा मुफ्ती ने, कहा कि जो गॉडसे था, गॉडसे जिन्ना एक जैसे थे, बोथ ऑफ देम मींस गांधी को अगर गॉडसे ने मारा, उसके कहने का मतलब है लोगों में जो परसेप्शन गया कि गॉडसे को गांधी को मरवाया, वो उसका बैकर था अली मोहम्मद जिन्ना। तो क्या इससे क्रिमिनल फ्रेंजी नहीं होती है? ये जो नाउ, जब आपने क्वेश्चन, ये मैं बाय द वे रेफरेंस दे रहा हूं, ये आज की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर थे, जिस कुर्सी पे इस वक्त अमित शाह साहब बैठे हैं, अमित शाह साहब ने भी 370 उठाया, यहां पे कोई एक खून नहीं हुआ। लेकिन जब पीडीपी का चीफ होम मिनिस्टर था और जब फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया, जो यहां के एसएसपी था, डीआईजी था, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट थी, और या डीसी थे या डिविजनल कमिश्नर थे, दे वर पॉलिटिकल अपॉइंटेड ऑफिसर्स। अभी नए गवर्नर को टाइम भी नहीं मिला था उनको नए अपना टीम डिप्यूट करने का। अभी टीम वही थी जिनको जो एसएसपी था वो उसी पॉलिटिकल सरकार से ये लेता था। गांव कदल में अगर 52 लोग मारे गए, दाएं दाएं गोलियां चली,
डोंट यू थिंक इट वाज टू क्रिएट अ हेट अगेंस्ट द गवर्नर, ताकि गवर्नर को इमीडिएटली डिसमिस किया जाए? और वही हुआ भी जब उमर फारूक की डेथ हो गई और उसकी बॉडी पर भी गोलियां जब चलाई गई तो उसी पे तो जगमोहन गए। लेकिन हु वर एट द अफेयर्स ऑफ द सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कौन थे? दे वर नॉट द जगमोहन अपॉइंटेड, दे वर द प्रीवियस गवर्नमेंट अपॉइंट, क्योंकि बीच में सिर्फ 10-15 दिन का फारूक साहब, रुबैया सईद का अपहरण, अपनी टीम भी नहीं, रुबैया सईद का अपहरण, ये भी स्टेज्ड था क्या? रुबैया सईद का अपहरण जो हुआ, आप देख लिए जो उस चेन में थे, आप देखिए मैक्सिमम लोग उसमें एमएलए बन गए ये, और लेजिस्लेटिव असेंबली में आ गए पीडीपी की सरकार में, पीडीपी की सरकार। और 110 अफसरों ने, टॉप अफसरों ने, जिन्होंने पिटीशन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ यूएनओ को और कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ऑक्युपाइड फोर्स एंड ये ब्राइड्स को भी रेप करते, लिखा उन्होंने। बट व्हाट वाज देयर रिजल्ट? उन्होंने लोगों के लिए नहीं लिखा, उन्होंने अपने लिए, उसमें से एक ऑफिसर चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी बना, एक ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी बना। सो जो वो 110 ऑफिसर्स थे, जरा आप उनकी लिस्ट निकाल लीजिए जिन्होंने पिटीशन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। क्या ये 19 जनवरी की रात की स्क्रिप्ट का हिस्सा था क्या? मेरा सीधा सवाल है फारूक साहब, मुझे सुधांशु त्रिवेदी के पास जाना है। 19 जनवरी की रात की स्क्रिप्ट का पार्ट था रुबैया सईद का अब्डक्शन? सीधा सवाल पूछ रहा हूं। इट इज, मैं सीधा जवाब आपको दे रहा हूं, it seems to be all scripted for वोट बैंक एंड J&K बैंक, इन दोनों पे कंट्रोल करने के लिए, अंडर द गारब ऑफ 370 दे ऑल पावर्स 1947 से कश्मीर को तबाही बर्बाद किया। कश्मीर के 2 हिस्से इसलिए किए 1947 में, नेहरू से तकरीर करवाई इसलिए कि बताओ कश्मीरियों को कि यहां प्लेबिसाइट होगा। मेरे ख्याल में दैट वाज द फर्स्ट सेशनिस्ट स्पीच, और लोगों को बेवकूफ बना सिर्फ वोटों के लिए, पावर में आने के लिए। इस वक्त वो कह रहे सरपंच ही बनाओ, लेकिन हमें जल्दी इलेक्शन करो। अगर दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, कांट दे से कि जब तक कश्मीरी पंडित वापस न लाएं तब तक यहां इलेक्शन मत कराओ। ये सड़क पानी बिजली का काम नहीं, वो अफसर करते हैं। सड़क पानी बिजली का काम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और डीसी एंड म्युनिसिपल वार्ड अफसर करते हैं। इन पॉलिटिशियंस का काम था एक कम्युनिटीज को बचाना, कम्युनिटीज को आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वजह से हुआ। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, पॉलिटिक्स। ठीक सर। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बातें बता रहे हैं फारूक रेंजूर शाह जी, मतलब वो तो हैरान कर देने वाली है। वो तो कह रहे हैं पूरा स्क्रिप्ट था, पार्ट था, रुबैया सईद का एब्डक्शन, वो सारी चीजें, आतंकियों की रिहाई, 19 तारीख से ठीक एक दिन पहले 18 तारीख को अचानक से इस्तीफा, फिर लंदन चले जाना, ये सब 3-4 साल की तैयारी चल रही थी 19 जनवरी की रात के लिए। ये तो कश्मीर की क्राइम फाइल खुलनी चाहिए। ये तो बड़े खुलासे हैं जो फारूक साहब बता रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ऐसा है कि जो बात कही जाती है कि कश्मीर में क्या रोका जा सकता था, तो ये कश्मीर की जो फाइल है ना, ये तो बड़ी विचित्र है। पहले इसको तो आप समझिए तो आपका सर घूम जाएगा। दुनिया में तमाम जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट है, पर हर जगह क्या होता है, छोटा और कमजोर देश कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमको सता रहा है। ये मेरा इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। बिल्कुल। यहां पर बड़े और ताकतवर देश हम, और हम तकरीबन 60-65 साल तक सिर्फ दुनिया को ये कहते रहे कि छोटा और कमजोर पाकिस्तान हमें सता रहा है। पहली विचित्रता इस फाइल की। दूसरी विचित्रता क्या, सारी की सारी देसी रियासतें 47 में मिल गई, सब सेटल हो गया, जूनागढ़ सेटल हो गया, हैदराबाद सेटल हो गया, गोवा भी सेटल हो गया। एक ही नहीं सेटल हो पाया, वो था कश्मीर, जहां से नेहरू जी आते थे। तीसरी विचित्रता, दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती है तो बड़ा और ताकतवर जो जीत रहा होता है वो कभी युद्ध विराम नहीं करता है, छोटा और कमजोर जो हार रहा होता है वही लगा युद्ध विराम करता है। यहां हम जीत रहे थे, हमने युद्ध विराम किया। अब आप देखिए, आजादी के बाद 60-70 साल चलने के बाद क्या हुआ। बहुत सी बातें फारूक साहब ने बताई कि 88-89 में क्या हुआ था। मैं तो एक घटना दोबारा याद दिला देना चाहता हूं अभय दुबे जी को। 13 अक्टूबर 1983 को श्रीनगर में एक वनडे मैच हुआ था। वर्ल्ड कप जीतने, जब भारत की टीम जीत के आई, उसके बाद वेस्ट इंडीज भारत के दौरे पे आई थी। एक वनडे इंटरनेशनल श्रीनगर में भी रखा गया था, और वहां इस कदर भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे
कि मैच बीच में रोक देना पड़ा था। ये लगातार इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिए। पीसीआर कि मैच बीच में रोक देना पड़ा था और सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा कि मैं समझ नहीं पाया कि भारत और वेस्टइंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद कहां से आया। उस समय किसका शासन था देश में? सो कॉल्ड आयरन लेडी, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, जिन्होंने की इमरजेंसी तक लगाई थी, पर वो कश्मीर में पूरी तरह बेबस हो गई। ये इस बात को दर्शाता है कि ये ऐसी विचित्रताओं और विडंबनाओं से भरा हुआ था। उसके बाद हम लोग पिछले दिनों में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि 88 में जगमोहन जी ने क्या लिखा, किस जंग से कश्मीरी पंडितों की हत्या शुरू हुई, और उसके बाद वो उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ गई कि 26 जनवरी को राज्यपाल झंडारोहण नहीं कर सकते थे, और उसके बाद भी कांग्रेस सरकारों के दौरे हुकूमत में वो सेक्युलरिज्म के भेंट चढ़ता रहा। इसलिए मैं मानता हूं कि जो कुछ कश्मीर में हुआ ये दुर्घटना या संयोग नहीं था, ये एक बहुत दुखद षड्यंत्र का हिस्सा था जो केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते हुए जानबूझकर चलने दिया गया कि चाहे इसकी बलि देश की सुरक्षा और एक पूरी बिरादरी के खून से क्यों ना चुकानी पड़े, परंतु हमारी राजनीति चलती। अबे दुबे, और इसी क्रम में सवाल आ जाता है जगमोहन जी की चिट्ठियां, केंद्र में राजीव गांधी की सरकार, और इसी क्रम में सवाल आपसे भी इसलिए होते हैं जिसका भी जिक्र सुधांशु त्रिवेदी ने भी किया। अबे दुबे, अमन चोपड़ा जी, इतिहास साक्षी है, जब भी कश्मीरी पंडितों का बड़ा नरसंहार कश्मीर में हुआ तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी। ये पूरा का पूरा पाप और श्राप की भागी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार 143 सांसदों के साथ बनती है, जिसको समर्थन 85 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी देती है, और 197 सीट की राजीव गांधी की सरकार नैतिकता के नाते सरकार नहीं बनाती है, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया का अपहरण होता है। यही बात जितेंद्र सिंह जी ने भी कही अभी इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि रुबैया शहीद के अपहरण के बाद से जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बिगड़ना प्रारंभ हुई। भारतीय जनता पार्टी जगमोहन को गवर्नर बनाकर जम्मू कश्मीर भेजना चाहती है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार पर दबाव बनाती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार समानांतर रूप से ये नहीं चाहते हुए भी कि वो बने, जॉर्ज फर्नांडिस जो रेलवे मंत्री हुआ करते थे उनको स्पेशल पोर्टफोलियो जम्मू कश्मीर का प्रभार देकर भेजती है। ये जितनी की जितनी घटनाएं हुई है इसमें केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन था, और मैं पूरे प्रमाण के साथ ये बात कहता हूं। रुबैया शहीद के अपहरण के 4 दिन बाद जिन आतंकवादियों को छोड़ा गया उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सहमत नहीं थे। उन पर दबाव बनाया गया, कहा कि आपको पद से हटा देंगे या इस्तीफा दे देंगे। इंद्र कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान जाकर निगोशिएट करते हैं और आतंकवादियों को छुड़वाते हैं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के केरल के राज्यपाल बने हुए हैं। ये सच है। मई के महीने में जगमोहन को वहां से हटाया जाता है और साथ साथ जॉर्ज फर्नांडिस को भी हटाया जाता है। क्या यह घटनाएं सिर्फ 1990 में घटित हुई? अमन चोपड़ा जी, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 2030 नदी मार्ग में पूरे गांव को, कश्मीरी पंडितों के पूरे गांव को झाड़ के नीचे बैठाकर 4 साल की मासूम बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग मां को गोलियों से भून दिया जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2002 क्वासिम नगर 29 हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 20 मार्च 2000 को सिंहपोरा नरसंहार, 36 सिखों को गुरुद्वारे के बाहर खड़ा करके बारी बारी गोली मारकर सीने उनके छलनी कर दिए गए। 2000 में पहलगांव में अमरनाथ यात्रियों को मौत के घाट उतारा। 2001 में फिर अमरनाथ यात्रियों को मौत के घाट उतारा। 2017 नरेंद्र मोदी की सरकार थी, फिर अमरनाथ यात्रियों को मौत के घाट उतारा। 6 अक्टूबर 2021 माखन लाल बिंदु सहित मजदूरों को मौत के घाट उतारा और 10,000 लोगों ने 2021 में वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी, एक बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है, मैं एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। गोली मारी गई है एक मजदूर को कश्मीर में, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला है, बिहार के रहने वाले मजदूर पर हमला हुआ है, गोली मारी गई है, गैर कश्मीरी मजदूर पर हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने मजदूर को गोली मारी है। 3 दिन में दूसरी बार ये बिहार के मजदूर उस पर हमला हुआ है।
ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले भी हमने देखा था लगातार जो गैर कश्मीरियों पर अटैक्स हुए थे, गोलगप्पे वाले और उन लोगों पर अटैक्स हुए थे, आप जानते हैं। लेकिन अब एक और फिर से लग रहा है 2-3 दिन में दूसरी बार बिहारियों पर हमला, बिहार के रहने वाले मजदूर पर हमला, गोली मारी गई है। आतंकवादियों ने एक मजदूर को गोली मारी है, गैर कश्मीरी मजदूर पर हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, ये खबर हमको मिल रही है। बाहरियों पर हमला, मतलब बाहर के और बिहार के रहने वाले मजदूर पर यह हमला हुआ है, गैर कश्मीरी मजदूर पर हमला, गोली मारी है ये। और 3 दिन में दूसरी बार गैर कश्मीरी बाहर के जो हैं वो जो वहां पर आ रहे हैं उन पर ये हमले की खबर है। ये ब्रेकिंग न्यूज देना बहुत जरूरी था। अशोक पंडित, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद इरफान हाफिज लोन, फारूक जी और सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन अशोक पंडित पहले आप बोल लीजिए। आबिद दुबे कह रहे हैं कि भाई फारूक अब्दुल्ला को जिम्मेदार ठहराना उस तरह से ठीक नहीं है, मतलब वो नहीं चाहते थे रोबैया सईद की उसके बदले में आतंकवादियों को छोड़ा जाए और वो सारी चीजें। लेकिन फारूक साहब कह रहे हैं, रेंजू जी, कि फारूक अब्दुल्ला विलन नंबर 1। अमन जी, कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है और जो मैं बयान करूंगा वो चीजें बयान करूंगा जिसका मैं खुद साक्षी हूं और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। और मैं मौकाए वारदात पे, इन सारे इंसिडेंट्स के टाइम पे, ये जो बाकी जो भी कुछ वहां पे हुआ हमारे साथ, मैं वहां पर प्रेजेंट हूं। तो मैं कोई गूगल करके कोई न्यूज नहीं पढ़ूंगा या मैं कोई मैसेजेस लेके या मैं उधर उधर की बातें नहीं करूंगा। देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरीके से, जिस तैयारी से हमारा जेनोसाइड और एथनिक क्लीनिजिंग हुई ना, वो 1 साल या 2 साल की तैयारी नहीं हो सकती, ये कम से कम 10 साल की तैयारी है। और फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं, आपको शायद पता होगा या कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको पता होगा कि जेकेएलएफ के फाउंडर चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला साहब थे। जेकेएलएफ का फॉर्मेशन में फारूक अब्दुल्ला साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो टेररिज्म को जितना भी प्रोत्साहन मिला, जितना भी उनको बढ़ावा मिला, जितना भी उनका ख्याल रखा गया, तो कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सब मिल मिला के खिचड़ी बनाई है कश्मीर में। हत्याएं, हमारी जो सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं, वो 1986-87 से शुरू हो गई थी, बॉम्ब ब्लास्ट। तब कौन था वहां पर? 1986 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने अनंतनाग से कश्मीर के हिंदुओं का निर्वासन कराया, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे घर जलाए गए और सारे हिंदू वहां से निकल के जम्मू आ गए। उसके बाद एक डर का माहौल बनाया गया। पहली किलिंग हुई लसकौल टिकला टपलू की। जितने भी हमारे जो लीडर्स थे, जितने भी हमारे जो इंटेलिजेंट लोग थे, जिनकी कम्युनिटी हमारी कौम इज्जत करती थी, प्रेमनाथ भट्ट साहब। अब प्रेमनाथ भट्ट साहब एक वकील थे। क्यों मारा उनको? क्योंकि उन्होंने मंदिरों की रक्षा करने की बात की। उन्होंने मंदिरों को, जो मंदिर तोड़े गए थे अनंतनाग में, उनको रक्षा करने की बात की। उनको उनके घर के सामने भून के मार दिया। यंग 50-55 साल के वो वकील थे। उसके बाद लस्सा कौल, जो दूरदर्शन का स्टेशन डायरेक्टर था, उसको मारा। फिर सर्वानंद कौल प्रेमी को मारा। गिरजा तिक्कू। एक पूरा माहौल बनाया दहशत का, ताकि कश्मीरी हिंदू वहां से बाहर निकले। बात करते हैं 19 जनवरी की रात, तो क्रिसेंडो था, वो तो क्लाइमैक्स था, वो एक अंत जो जब हथौड़ा पड़ा वो था। उसके पहले जो शुरू से लेके 19 जनवरी के मुझे पॉइंट पर आइए, विलेन कौन है? उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत जरूरी है अमन जी, उसको समझना बहुत जरूरी है। आतंक तो तब था, 19 जनवरी तो लास्ट फाइनल, जब मस्जिदों में चिल्लम शुरू हुई और मस्जिदों में चीखा चिल्लाया, डर जो है वो एक क्रिस्टेंडो पे पहुंच चुका था और हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। क्योंकि लाखों की तादाद में, अमन साहब, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आए और हमें धमकाया, हमें डराया, घरों में घुसे, घरों में मारा। जब ये कहते ना लोग कि सारे मुसलमान, हम मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे, मैं ये कहता हूं एक मुसलमान कश्मीर का, एक वो इंटेलेक्चुअल, वो एक सेक्युलर जो अपने आप को बोलता है, उसने अगर क्रिटिसाइज किया तो हमारे साथ खड़ा होता, तो ये निर्वासन हमारा नहीं होता, हमारा जेनोसाइड नहीं होता। ये पूरा सपोर्ट, पूरे सिस्टम का सपोर्ट। उसके बाद जगमोहन जी जो थे, उनको बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में भेजा। जगमोहन जी 19 तारीख को कश्मीर में नहीं थे, वो जम्मू में थे। उसके बाद जैसे फारूक साहब ने कहा, वो जब पहुंचे, वो 21 तारीख को जम्मू पहुंचे। और मेरी बात सुनिए अमन साहब,
22 तारीख को इनका प्लान था आतंकवादियों का, ये टेररिज्म का, ये फारूक अब्दुल्ला साहब का, इनका उनका, कि पूरे जितने भी मीडिया कम्युनिकेशंस हैं, सेंटर, पोस्ट ऑफिस, दूरदर्शन, रेडियो, इनको कैप्चर करना था ताकि वहां पर पूरा कंट्रोल हो जाता सिस्टम का और ये लोग आजादी अनाउंस करते। फारूक अब्दुल्ला साहब पूरी प्लानिंग में थे। वो 18 जनवरी को इसलिए लंदन चले गए या रिजाइन किया क्योंकि उन पे तोहमत नहीं आए कि 19 जनवरी को क्या था। पूरी खिचड़ी बनाई उन्होंने, पूरा जेनोसाइड उन्होंने प्लान किया, पूरी एक्सोडस हमारा प्लान किया, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख के चले गए और कहा मैं तो इसका जिम्मेवार ही नहीं हूं। ठीक, ये सरासर झूठ है। यही फारिक पूरी इन्वॉल्वमेंट यही हमारे जेनोसाइड को लेके, हमारे किलिंग्स को लेके 110। सुधांशु त्रिवेदी, उससे पहले एक बार इरफान हाफिज लोन एक कमेंट आपका, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी और फारूक साहब आपके पास आ रहा हूं। इरफान हाफिज लोन, ये चीजें तो हैरान करती है, मतलब कौन किसकी साइड है पता नहीं, लेकिन 19 तारीख से ठीक है एक दिन पहले 18 तारीख को रेजिग्नेशन और लंदन, मतलब उनको पता था क्या 19 तारीख को क्या होने जा रहा है, जो एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया फारूक अब्दुल्ला ने? 19 तारीख को क्या उनको पता था क्या होने जा रहा है, जो 18 तारीख को इस्तीफा दे दिया फारूक अब्दुल्ला ने? इरफान हाफिज लोन, देखिए अमन जी, जो हमारे रियासत के सदर थे, सदर रियासत करण सिंह जी, वो उनका कहना है कि वो कहीं पुस्तकें लिख सकते हैं कि जो दिल्ली से सरकार से गलतियां हुई, जिस कारण जो सिचुएशन इन 32 इयर्स में हमने देखी और काफी लोग मारे गए और कहीं युद्ध हुए, तो उनका मानना है कि कहीं बहुत सारी गलतियां दिल्ली सरकार से हुई है अभी तक, और उसी कारण जो कश्मीर में है हालात बिगड़ गए। हम ये मानते हैं कि कश्मीर एक समस्या है, इसका एक राजनीतिक हल होना चाहिए, और जो आरोप प्रति आरोप आप एक किसी आइसोलेटेड बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सही बात नहीं है। आप जैसे आरोप है यहाँ पर, कुछ लोग कहते हैं भाई पहले से ये प्लान था कि भाई पंडित लोगों भाइयों को बाहर निकाला जाए और उसके बाद यहाँ पर मुसलमानों का नरसंहार किया जाए। आरोप प्रति आरोप है, मैं ये नहीं कहता हूँ सच है, मैं कहता हूँ ये आरोप कैसे, अब आप बीच में मत काटिए। देखिए इतने सब लोगों ने बोला, मैं आधे घंटे से आपको सुन रहा हूँ। ये तो तथ्य है, 70 आतंकवादियों को छोड़ा नहीं छोड़ा। मैं आपके बीच नहीं बोला, आधे घंटे मैंने वेट किया, अभी मेरे सिर्फ 7 सेकंड हो गए। हाँ, बोलिए आप बोलिए, फैक्ट्स गलत हैं क्या आतंकवादियों को नहीं छोड़ा? नंबर 1 करिए ना, नंबर 2, 19 तारीख को पता था क्या होने जा रहा है, जो 18 तारीख को इस्तीफा हो गया? बिल्कुल, मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी, माननीय अमन जी, माननीय अमन जी, आप बात सुनिए। जितने यहाँ पर आप देखिए, आप रिकॉर्ड चेक करिए, फारूक अब्दुल्ला, मैं उनसे आइडियोलॉजिकली या कोई उनकी पार्टी से कभी हम इख्तिलाफ रखते, लेकिन जो सत्य है उसको सामने रखना होगा। बीजेपी के साथ हम कभी कोई बहुत चीजों पे विरोध करते, कहीं पर अगर अच्छा करेंगे तो हम बोलेंगे, लेकिन इसी तरीके से आपको ये जानकारी होगी, पूरे दर्शक, पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला के हजारों कार्यकर्ता मारे गए। जिस इलाके से मैं चुन के आया, संग्रामा, वहां के जो उनके 5 ब्लॉक अध्यक्ष और वहां के जो एमएलए है, मरहूम गुलाम रसूल भट्ट साहब एमएलए, वो मारे गए। तो जिस पार्टी के हजारों लोग मारे गए और मेरे अल्पसंख्यक कुछ 1%, 200 कुछ लोग बेचारे वो भी मारे गए, कश्मीरी पंडित, हजारों में मुसलमान लोग भी मारे गए, तो ऐसे में आप एक व्यक्ति को बोलते हैं, आरोप दे रहे हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा मैं आपसे इसी वक्त एक मांग करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश को माफी मांगे। अगर ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनकी पार्टी की साजिश थी, फिर वो विदेश मंत्री कैसे बने उनकी सरकार में? मुझे ये बताइए, जवाब दीजिए। फिर फारूक अब्दुल्ला को कुछ दिन पहले मोदी जी ने क्यों चर्चा पे बुलाया? जो ऑल पार्टी डेलीगेशन थी, क्यों बुलाया उनको अगर वो आतंकवादी है? इसका जवाब मुझे चाहिए इन सबसे, पंडित जी से और जो बाकी लोग हैं। अगर वो आतंकवादी है, उनका स्क्रिप्ट ये बना हुआ था, मिले हुए थे, तो फिर उनको मोदी जी ने क्यों चाय पे बुलाया चर्चा के लिए? फिर उनको विदेश मंत्री, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर फारूक साहब को और उमर साहब को विदेश मंत्री इतना इंपॉर्टेंट ओहदा क्यों दिया? सवाल का जवाब दिए मुझे, सुधांशु त्रिवेदी जी और ये जो मुंबई से कोई पंडित जी बोल रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी, आप बोलीजिए सर। हाँ, देखिए मैं सबकी बातों का जवाब देता हूं। पहले तो लोन साहब, अरे भाई फारूक अब्दुल्ला जी को गिरफ्तार किसने किया? सिक्योरिटी किसने हटाई? और उन्होंने छाती पीट पीट के कहा है कि मुझे गिरफ्तार करके रखा है, मेरा निकलने पे पाबंदी लगा रखी है। इसलिए वह जो आप बात कह रहे थे
वो बुलाया तो इसलिए क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ चार्जेस होते हैं उनको भी मौका दिया अपनी बात कह लो, क्योंकि एक्स चीफ मिनिस्टर थे। ऑडियो बंद है, मगर एक-एक करके बोले। जो उनका रोल था उस रोल के लिए पूरी तरीके से उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हुई। अब मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं जो अभय दुबे जी ने बोला, कितनी चालाकी से मासूमियत का मुखौटा ओढ़ने का कोशिश किया जनाब। अब यह बता, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार 4 दिसंबर 1989 को परिणाम घोषित होते हैं और सरकार बनती है, और 20 जनवरी को हो जाता है। 42 दिन के अंदर 42 साल का जो किया धरा है उसका कोई माने नहीं था, सब कुछ 42 दिन का था। अमन जी, एक संस्कृत में कहावत होती है काकतालीय न्याय। इसका अर्थ यह होता है कि एक ऐसा न्याय करना कि पूरा पेड़ खोखला हो गया था और वो किसी भी समय गिर सकता था, अचानक एक पक्षी आकर उस पेड़ पे बैठा और ये न्याय सुना देना, देखा पक्षी ने पूरा पेड़ गिरा दिया। तो वैसे ही 42 साल का जो किया हुआ था खोखला, वो इन्होंने आकर कहा 42 दिन में गिरा दिया। और किसने? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो पूरी जिंदगी कांग्रेस के नेता रहे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रहे, और हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 1984 में सारे टिकट उन्होंने बांटे, वो अचानक भाजपाई हो गए। वाह, जबकि हम बाहर से समर्थन दे रहे थे। और जगमोहन जी, जो इंदिरा जी ने भी गवर्नर बनाया और राजीव गांधी ने भी बनाया, पता नहीं कैसे वो आरएसएस के आदमी हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो विचित्र तर्क देने का प्रयास करते हैं, वो जनता बहुत समझदार है। हां, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो दुबे जी ने कहा, हां बहुत से नरसंहार हुए हमारी सरकारों के जमाने में, अटल जी के जमाने में भी नरसंहार हुए, मैं नहीं कह सकता। अभी अभी आपने बताया कि हमारी अभी एक बिहारी मजदूर की मृत्यु हुई, मगर अभय जी मैं चुनौती से कहता हूं, भाजपा के किसी नेता का एक बयान बताइए जिसमें हमने ये कहा हो कि आतंकवादी थे वो भटके हुए नौजवान थे। कोई नेता बताइए जिसमें हमने कहा हो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए कि वो हालात का मारा था। किसी हमारे नेता ने याकूब मेनन जैसे के लिए कहा हो कि जुडिशियल किलिंग थी। किसी हमारे नेता ने भारत के सेना अध्यक्ष के लिए कहा हो सड़क छाप गुंडा था। किसी हमारे नेता ने कहा हो कि जिन्होंने नारा लगाया था जंग चलेगी कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। किसी ने बताइए जिसने कहा हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वो अभिव्यक्ति की आजादी थी। और कोई हमारा नेता बताइए, जैसे आपके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने कहा था कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। हमारे तो संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्राण बलिदान किए कि अलग नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी 92 में झंडा फहराने गए थे, जिसके संयोजक नरेंद्र मोदी जी थे। और आपके राजीव गांधी के जमाने में जब झंडे फहराने गवर्नर के द्वारा भी बंद हो गए थे, अटल जी की सरकार आई तब वो झंडे फहरने शुरू हुए, और मोदी जी की सरकार आई, धारा 370 खत्म हुआ। 70 सालों का हमारा कमिटमेंट और हमारा काम और निष्ठा देखिए, और आपके द्वारा कश्मीर का किया गया काम तमाम देखिए। तो देश की जनता इतनी चालाकी से मासूमियत का मुखौटा आपके बदगुमा चेहरे पर स्वीकार नहीं करेगी। अभय दुबे, दिसंबर 1989 में वीपी सिंह की सरकार और जनवरी में एक्सोडस, तो 1 महीने पुरानी सरकार पर ठीक रहा। अमन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरे बड़े विद्वान और काबिल साथी हैं, मगर जब झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं। मैं वहां से शुरू करता हूं। पहले इन्होंने कहा कि इनके किसी नेता ने कभी किसी आतंकी को प्रोटेक्ट नहीं किया। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रोटेक्शन तो दूर की बात है, मैं देश के लोगों से आग्रह करता हूं। अभी अशोक पंडित जी कह रहे थे, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, उन्होंने जो भुगता है उनके साथ मेरी संवेदना है। सैफुल्लाह नाम का आतंकवादी जो पंडितों की हत्या में शामिल था, क्या सजा दी उनको जानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव में टिकट दिया अमन चोपड़ा जी बेशर्मी से, सारे पाप धो दिए उसके, कहा कि नहीं वो पापी नहीं है और उसको चुनाव में टिकट दे दिया। 7 मार्च 2015 पूरा देश, सारा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा था मोदी जी मसरत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर जो एसपी ने जारी किया है उसको मान लीजिए, उसको रिहा मत कीजिए। मगर आप तब पीडीपी के साथ सरकार बनाने का मानस बना बैठे थे, आपने उसको रिहा कर दिया और उसके बाद जो उत्पात हुआ वो पूरे देश ने देखा। आंसिया अंद्राबी जो आतंकी थी उसको बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर आपने बनाया। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आर्टिकल 370 बात वहां से असल में शुरू होनी चाहिए। 5 मार्च 1948 जब राजा हरि सिंह ने घोषणा की कि 2 विधान और 2 निशान रहेंगे, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की सरकार के कैबिनेट मंत्री थे।
15-16 मई 1949 जब वल्लभ भाई पटेल जी के निवास पर आर्टिकल 370 जब 36A के नाम से जाना जाता था फाइनलाइज हुआ, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्र में कैबिनेट के मंत्री थे। 26 जनवरी 1950 जब आर्टिकल 370 आया तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के हस्ताक्षर से आया, क्योंकि कैबिनेट के हस्ताक्षर के बाद सुनिए ना, नहीं मुझे आपने सुधांशु जी को इतना समय दिया, मुझे अवसर दीजिए। तब यह आया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने कभी आर्टिकल 370 के नाम पर इस्तीफा नहीं दिया। मैं तो आज आग्रह करना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आपने आर्टिकल 370 हटाया, आपने क्या कहा था कि सारे हिंदुस्तान के लोग वहां जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर औद्योगिक विकास हम करेंगे। अभी आपने फरवरी 2022 में बताया प्रधानमंत्री जी 1 इंच टुकड़ा आज तक कश्मीर की घाटी में नहीं खरीदा गया। प्रधानमंत्री जी आपने कहा था पुनर्वास करेंगे हम लोग, आप वेबसाइट पर जाकर चिन्हित करिए पंडितों को, फिर से उनकी जो पुरानी प्रॉपर्टी है, नई की बात नहीं करता हूं। क्या कहते हैं कि आज तक 8 साल में सिर्फ 610 संपत्तियां चिन्हित की गई है, ये लोकसभा में बताते हैं। अभी जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह रिव्यू किया कि पंडितों के आवास पर ट्रांजिट कैंप जो 6000 बनाने थे मोदी जी 8 साल में कितने बनाए, तो पता लगा सिर्फ 17%। उनसे पूछा गया कि 3000 नौकरियों का जो वादा किया था, कांग्रेस ने 3000 का वादा किया था, 2905 दी, तो इन्होंने बताया कि 1000 नौकरियां अब तक सब दी। अभी जी बस एक सवाल प्रधानमंत्री जी, फिर मैं सुधांशु जी और फारूक जी बोलेंगे। अभी जी जितना गुस्सा आपको आया कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के जिम्मेदार लोगों को इस तरह का रेड कार्पेट जवाब देना चाहता हूं। अच्छा चलिए सुधांशु जी आप ही बात बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। सुधांशु जी दे दीजिए जवाब। अब एक लाइन। अभय जी, मैं आप विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, परंतु इतना सफेद झूठ मसर्रत आलम क्यों बाहर गया था? क्योंकि आपकी पिछली सरकार ने यह कहा था कि कश्मीर की बाढ़ में कागज उड़ गए, और यह बताइए कि हमारी सरकार मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती के साथ रहते हुए 48 घंटे में जेल में गया। दूसरा इतना बड़ा चुनौती महाराज हरि सिंह ने कब कहा कि कश्मीर में 2 विधान होने चाहिए? 24 अक्टूबर 1947 को जब कश्मीर में एक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उसमें किसी प्रकार के कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, कोई स्पेशल प्रोविजन था ही नहीं। मैं चुनौती से कहता हूं एक्सेशन डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें कोई स्पेशल प्रावधान हो, वो बाद में जोड़ा गया। दूसरा मैं कहता हूं, आपने कहा कि 35 से, देखिए आप बोल रहे थे मैंने डिस्कस नहीं किया, आपने कहा कि हाँ, आपने कहा कि 35 से पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साइन कहां थे भाई? 35 से तो कभी संसद में पारित ही नहीं हुआ। एक बात संविधान संशोधन जो चोर दरवाजे से आया और प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के थ्रू हिस्सा हो गया। और अंत में मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्राण दे दिए कश्मीर की एकता के लिए, उनके लिए कहते हैं 370 के साथ खड़े थे। मान्यवर, ये 4 चीजों पे इतना बड़ा झूठ कि मसर्रत आलम 48 घंटे में दोबारा जेल में गया था, क्योंकि ये आपकी सरकार ने एलबी लिया था। और मैं फिर आपसे बात कह रहा हूं, एक नेता का बयान तो दिखाइए, ट्वीट आज भी पड़े हुए हैं मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, इन सबके कि कश्मीर वाले ये हैं, उसके हर आतंकवादी के साथ खड़े होने वाले बात। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और एक्सेशन डॉक्यूमेंट में दिखाइएगा, अशोक पंडित जी भी हैं, और मैं चुनौती से कहता हूं सारे दर्शक न मेरी बात माने ना इनकी बात माने, जाकर चेक कर ले, कोई स्पेशल प्रावधान नहीं था, सब बाद में इन्होंने बाद में जोड़ा है। वरना अन्यथा 24 अक्टूबर 47 को कश्मीर वैसे ही था जैसे 564 रियासतें थी। अबे दुबे, उसके बाद फारूक साहब और अशोक पंडित आ रहा हूं, लेकिन पहले आप जवाब दे दीजिए। अबे दुबे, फिर फारूक साहब आ रहा हूं। देखिए अमन चोपड़ा जी, आप जज की भूमिका निभाइए। 7 मार्च 2015, अगर मेरी तारीख गलत निकले मसर्रत आलम में प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर था एसपी का, चूंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उस समय कहा था कि प्रधानमंत्री जी इसको अस्वीकार मत कीजिए, इसको रिहा मत होने दीजिए। वो रिहा हुआ और उसके बाद फिर उसको अप्रैल में गिरफ्तार किया गया। मुझे बताइए सबसे पहले लेजिटिमेसी किसने दी? आज आप आतंकी बताते हैं उनको, हुर्रियत को सबसे पहले मान्यता दी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। ये तस्वीर मेरे पास उसकी है, उन्होंने नहीं दी। मोदी जी ने जब आपको सरकार बनानी थी पीडीपी के साथ, तो क्या कहा? एक्सपा को हम रिव्यू करेंगे, आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे, और हुर्रियत को आपने स्टेक होल्डर बताया, जिनको आज आप आतंकवादी बता रहे हैं। तो आपकी सत्ता की भूख के समय संदर्भ बदल जाता है। अब मैं फारूक साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन बस एक तस्वीर वो मनमोहन सिंह और यासीन मलिक वाली भी लेकर आनी चाहिए थी आपको, वो भी बड़ी वायरल हो रही है। जब प्रधानमंत्री कार्यालय में आओ भगत हुई थी ना, यासीन मलिक कश्मीरी पंडितों, हाँ वो वाला मनमोहन सिंह और यासीन मलिक वाली,
वो नहीं लाए, वो है। सुनिए ना, 2001 की केसी पंत कमेटी से मिलते हुए भी है, 2001 में अरुण जेटली राम जेठमलानी की कमेटी से मिलते हुए भी है, 2003 में एनएन वोरा नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में आओ भगत हुई हो, मुझे बताइए कभी। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, चुनौती देता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय में यासीन मलिक कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का सबसे बड़ा गुनहगार, उसकी आओ भगत हुई हो प्रधानमंत्री कार्यालय में यासीन मलिक 2006? अरे वो फोटो नहीं लाए आप, वो वाली तस्वीर नहीं लाए आप अबे भाई। ये भाई अच्छा कब किया था उसने, बताइए। यासीन मलिक 2006 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी की आज ये तस्वीर को नहीं दिखाएंगे आप? वो तो आप दिखाई रहे हैं सर, वो तो दिखाई रहे हैं अबे भाई, आप नहीं दिखा रहे वो तस्वीर। प्रधानमंत्री कार्यालय में आओ भगत हुई आज तक, आज तक हुई है तो मुझे बताइए। मैंने तो इतने नामों प्रधानमंत्री कार्यालय में, अबे भाई प्रधानमंत्री कार्यालय में आओ भगत, सैफुल्लाह को टिकट, प्रधानमंत्री कार्यालय में आओ भगत, आप मुझे बताइए अगर आज तक हुई है। टिकट तक दे दिया अबे भाई, अबे जी, अबे भाई दुख हो रहा है ना, तो दुख हो रहा है ना, दुख हुआ ना, गलत लगा ना, तो आपको बुरा नहीं लगा यासीन मलिक की प्रधानमंत्री कार्यालय में आओ भगत? प्रधानमंत्री कार्यालय में ये अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको। जी बताइए। आपने दो सवाल आपने पूछे थे, एक पूछा था फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा क्यों दिया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता नहीं हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने रेजिस्ट किया था कि जगमोहन का पूर्वाग्रह है मेरे प्रति, हम मिलकर शांति स्थापित करेंगे, अगर उनको आपने अपॉइंट किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब ये सूचना लगी, और ये आप इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा अगर अभय दुबे झूठ बोल रहा हो। दूसरी बड़ी बात कह रहा हूं मैं, दूसरी बड़ी बात सुनिए, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सहित जितने यासीन मलिक है और जितने भट्ट वगैरह है, इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले लेजिटिमेसी दी। उन्होंने कहा कि अगर, और 2000 में जब रमजान का के बाद सीज फायर हुआ तो बोलेंगे, उसके बाद मैं फारूक जी आ रहा हूं और अशोक पंडित आ रहा हूं, आप बोल लीजिए। ठीक सर, ठीक सर, मलिक एंड पार्टी को पाकिस्तान भेजा इन लोगों। ठीक सर, ठीक अबे भाई, ठीक, मैं उसके बाद फारूक जी और अशोक पंडित, लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी जी 30 सेकंड में आप बोल लीजिए सर, क्योंकि मुझे आगे जाना है, फिर फारूक जी आ रहा हूं। खैर बस एक दो लाइन में बोलता हूं, ये जवाब नहीं दे पाए कि एक्सेशन डॉक्यूमेंट में कहीं विशिष्ट प्रावधान था। छोड़िए, ये फारूक अब्दुल्ला की जो सरकार थी जिसने 90 में इस्तीफा दिया, वो कांग्रेस के समर्थन पे नहीं थी, कांग्रेस के समर्थन पे बची हुई सरकार थी, जिसमें जज की हत्या हो रही थी, जिसमें कश्मीरी पंडितों का नरसंहार शुरू हुआ। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि जज की हत्या कर दी जाए। खैर बाकी तो बात छोड़िए, मैंने आपसे जो कहा था आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ एक बता दीजिए कि कश्मीर के नौजवानों को भटका नौजवान कहा था और भारत के सेना को सड़क छाप गुंडा कहा था, इसका अंतर आप बता दीजिए ना, कोई एक हमारे नेता का ऐसा बयान। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो चीजें आप गिनाना चाहते हैं कश्मीर को लेकर, अंत में एक बात और कह दूं, ये कश्मीर को यूएन में लेके क्यों गए थे भाई? यूएन की कोई औकात नहीं थी उस समय, मैं ये कह रहा हूं। 24 अक्टूबर 1945 को बना था, 2.5 साल पुराना संगठन, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। हमसे पहले कोई यूएन में गया हुआ मामला हो बताइए, चलिए बताइएगा। अरे आप विद्वान प्रवक्ता बताइए, भारत से पहले कोई मामला यूएन में गया हो? सुधांशु, इसलिए मैं कह रहा हूं कहां से आपने जड़ खो दी है, और आप लाकर फारूक अब्दुल्ला की सरकार के नरसंहार तक आप शामिल थे। मैंने 83 का वनडे मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद और भारतीय टीम के ऊपर हुए हमले तक गिना दिए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 40 दिन में सब कुछ वो हो गया। ऐसे अजीबोगरीब। चलिए अब मैं फारूक जी के पास जा रहा हूं। फारूक रिंजू शाह, लोग भी अपने कर्मों को छुपाने। ठीक, अब मुझे आगे जाना है। फारूक रिंजू शाह और अशोक पंडित, टाइम ओवर है इसलिए उनका कमेंट लेना जरूरी है। फारूक जी, आपको लगता है कि ये सब एक रात में अचानक से हो गया, 40 दिनों में अचानक से हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात वेरी क्लियर है कि कश्मीर की एक मिस्ट्री, जब इन्होंने अभी जो हमारे यहाँ पे बहुत ही जिसने बहुत अच्छा इशारा दिया 1945 में यूएनओ बना, क्यों 1947 में वहाँ गया, ये बात भी यहाँ ज़रा गौर कर लीजिए कि यहाँ पे जब एक्सेशन हुआ, अभी इंडियन आर्मी भी नहीं आई थी, उससे पहले यहाँ गन था, 303 थे, राइफल्स थे, और जो यहाँ राइवलरी थी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एक सीएम प्राइम मिनिस्टर चाहता था, कोई दूसरा, उसमें मकबूल शेरवानी भी जो बड़ा क्लोज था सरदार पटेल के, तो उसकी डेथ भी एक हिसाब से मिस्ट्री है कि क्या वो उस राइवलरी में मारा गया जो ऑलरेडी गन यहाँ 1945 जब जर्मन का इन्फ्लुएंस था कश्मीर में,
क्या वो वहां से आए थे, रशिया से आए थे? वो गन कौन थे और वो गैंग्स कौन थी जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही अशोक थी? पंडित बताएंगे। नंबर 1। नंबर टू उरी पे क्यों रोका गया? जब उरी पे रोका गया तो उसके बाद जो हमारी 25 सीटें हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं डिमांड करती है? अशोक पंडित, वो 25 टाइम खत्म हो रहा है, अशोक पंडित के पास जाना जरूर। अशोक पंडित, इसलिए तो टिक्कालाल टपलू सितंबर 99 में हत्या। अमन जी, सर, मैं वो इरफान हफीज लोन साहब को जवाब देना चाहता हूं कि बहुत दुखित है कि फारूक अब्दुल्ला के भी लोग मारे गए थे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार, उनका मारना और फारूक साहब के आदमी के लोगों के, पार्टी वर्कर्स के लोगों के मरने में फर्क है। एक, हमने कोई बंदूक नहीं उठाई, हमने किसी को मारा नहीं, हमने किसी का कत्ल नहीं किया, हमने किसी को बाहर नहीं निकाला, तो हम तो बिना मतलब के मारे गए। तो मिक्स मत करिए इसको। चलिए सर, टाइम की कमी थी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। छोटा सा ब्रेक, देश नहीं झुकेंगे।